हेलो फ्रेंड्स, अनुज हियर। आज हम APFO क्वेश्चन पेपर 2020 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। 40 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब 41 हम देखते हैं कि आईने अकबरी में मुग़ल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। कुलीनता के सनकों से प्रभावित सामाजिक असमरसता, असमरसता है तो ये तो गलत हो गया। प्रांतीय इकाइयों की केंद्रीय शासन से समाप्ति, प्रांतीय इकाइयों की केंद्रीय शासन समाप्ति बिल्कुल नहीं, क्योंकि अकबर, आईने अकबरी में अकबर के बारे में है और यहाँ पे मनसबदारी थी, यहाँ पे मनसब थे, तो मतलब प्रांतीय इकाइयाँ थी, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन में सामाजिक समरसता, ये समरसता है, ठीक है। मुगल आधिपत्य को समाप्त कर, मुगल आधिपत्य को समाप्त करना अकबर का है, तो फिर ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आईने अकबरी, आईने अकबरी जो है ये थर्ड पार्ट है अकबरनामा का, जो कि लिखी थी अबुल फजल ने। इसमें शासन के सभी अंगों के बारे में लिखा गया है। इसके साथ ही इसमें हिंदुओं की सामाजिक स्थिति उस समय की कैसी थी, धर्म पे क्या विचार थे, दर्शन किसका, किस सेक्ट का कैसा दर्शन था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी नामक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था। तो दांडी यात्रा के बारे में ये पूछ रहा है। तो दांडी यात्रा स्टार्ट की गई थी साबरमती आश्रम से। ये स्टार्ट की गई थी 12 मार्च टू 6 अप्रैल 1930 तक हुई थी ये टोटल 240 माइल्स गांधी जी ये साबरमती आश्रम से निकले थे और दांडी गए थे। दांडी जो है नौसारी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, अभी वहाँ पे है, एक प्लेस है दांडी, कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे गांधी जी विथ 78 मेंबर्स के साथ यहाँ पे गांधी जी गए थे। ये साबरमती आश्रम को हरिजन आश्रम भी बोला जाता है। और गांधी जी जब यहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने एक प्लेज लिया था कि जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती कंट्री को, मैं साबरमती नहीं लौटूंगा। तो बाद में जब गांधी जी ये सॉल्ट सत्याग्रह को ख़त्म करके जब जाते हैं तो ये साबरमती तो जाते नहीं हैं, फिर ये वर्धा में अपना नया आश्रम बनाते हैं, वर्धा जो अभी है महाराष्ट्र में। ठीक है, गांधी जी दांडी के बाद अनाउंस करते हैं कि वो धरसना साल्ट फैक्ट्री जो है, सॉल्ट मिल है, वहाँ पे रेड करेंगे। इसके लिए गांधी जी को 4 मई 1930 को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर धरसना साल्ट का जो रेड होता है उसको कंडक्ट करते हैं सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब रहते हैं और मनीलाल जो कि गांधी जी के बेटे रहते हैं, और ये मतलब रेड सक्सेसफुल होती नहीं है। अब कोचरब आश्रम दिया हुआ है, यूपीएससी ने ऑप्शंस बनाए हैं, दैट मीन्स कि कुछ सोच के बनाया है और हमें सारे ऑप्शंस को डिस्कस करके चलना पड़ेगा। तो कोचरब आश्रम जो था ये 1915 में गांधी जी का इंडिया में पहला आश्रम था। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, ये मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 1918 में प्लेग बोनस के लिए ये हुआ था, प्लेग बोनस के लिए हुआ था। एंड अहमदाबाद कारागार, अहमदाबाद कारागार सेंट्रल जेल, ये कारागार जो है यहाँ पे गांधी जी पहली बार इम्प्रिजन हुए थे 1922 में। और यहाँ पे जो गांधी जी का सेल था वो फुल्ली ओपन रहता था, वहाँ मतलब कोई लॉक नहीं लगता था उस सेल में, और विजिटर्स जो थे वो हमेशा अलाउड थे मिलने के लिए गांधी जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे। अब यहाँ पे ये देखना है कि इन्होंने पूछा कौन नहीं थे, तो समाजवादी गुट का सदस्य कौन नहीं थे। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में तो राजेंद्र प्रसाद तो बिल्कुल थे, एनजी रंगा, ये ऑप्शन दिया हुआ, राजेंद्र प्रसाद समाजवादी गुट की बात कर रहा है, ये नहीं थे पूछा है। तो इसमें जयप्रकाश नारायण को हम पहले देख लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा एंड नरेंद्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ये समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे। अब जेपी की हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम जेपी की बात करें तो इनको लोक नायक बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन अगेंस्ट इंदिरा गांधी के खिलाफ किया था। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था 1999 में, बट इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो था वो 1965 में ही मिल गया था। ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं 1929 ऑन द इनविटेशन ऑफ नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के इनविटेशन पे ये ज्वाइन करते हैं कांग्रेस को 1929 में। और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट जब होता है तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा जाता है और जहाँ से कि वो भाग जाते हैं।
ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर है, सही आंसर। कौन कांग्रेस में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे। इसके बाद एनजी रंगा की बात करते हैं कि एनजी रंगा के अगर देखें तो फॉर्मर लीडर की एक किसान नेता थे। फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ स्वतंत्र पार्टी। अभी जब पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि स्वतंत्र पार्टी का फाउंडर कौन था, तो वो उसमें हमने डिस्कस किया था एनजी रंगा के बारे में बहुत अच्छे से कि एनजी रंगा स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर थे। इन्होंने एक बुक लिखी बापू ब्लेसेस, बापू ब्लेसेस, ठीक है, अबाउट गांधी जी। गांधी जी से जो भी उनकी बातचीत थी, जो थॉट्स थे, उसको इस बुक में उन्होंने लिखा। और जो 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी जिसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती, उसके पहले जनरल सेक्रेटरी एनजी रंगा थे, कि उसके पहले जनरल सेक्रेटरी ये थे। नरेंद्र देव की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव बोला जाता है। ये एक सोशलिस्ट थे और काइंड ऑफ मार्क्सिस्ट थे, ये मार्क्स को काफ़ी फॉलो करते थे। की लीडर ऑफ ये कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके मेन लीडर थे, और इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाया ही था जेपी लोहिया, मतलब जयप्रकाश नारायण लोहिया और नरेंद्र देव ने मिलके। तो इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैकाले के वर्ष 1885, ये 1835 होगा, 1835 के शिक्षा संबंधी कार्यवृत्त में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी, तो ये भी क्वेश्चन में ये पहले मार्क कर लेंगे। तो इसमें है अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण। अगर हम मैकाले का देखें तो उसने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था। उदार साहित्यिक प्रशिक्षण, ये भी। शिक्षा के उच्च स्तरों पर केवल पाश्चात्य विषयों का शिक्षण, बिल्कुल। और शिक्षा के उच्च से पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषयों का शिक्षण नहीं, ये सिर्फ पाश्चात्य की बात करते थे, तो इसका ऑप्शन नहीं की गई थी, ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जब हम ये मैकाले का एजुकेशन के लिए देखेंगे 1835 में जब आया था, तो इन्होंने एक दी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। इसमें इनका था कि कुछ एलिट क्लास के कुछ लोगों को हम एजुकेट कर देंगे, बाकी वो अपने से लोअर लोगों को एजुकेट करते रहेंगे और वैसे ही एजुकेशन नीचे तक पहुंच जाएगी। ये मास एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे थे, और इनका मेन फोकस जो था वेस्टर्न एजुकेशन पे था। इनका एक थॉट था कि ये कुछ ऐसे इंडियंस बनाना चाहते थे जो कि खून से और रंग से तो इंडियन हो, बट इनका ये मानना था कि वो उनका ओपिनियन, जो इंटेलेक्ट लेवल था, उनका जो टेस्ट था, वो पूरा ब्रिटिश स्टाइल का हो। और इनके जो मैकाले थे, मैकाले के अनुसार जो इंडियन नॉलेज और इंडियन लैंग्वेज थी, इसको ये वर्थलेस समझते थे। तो ये पूरा और मेन फोकस इनका था कि ये मास एजुकेशन पे फोकस नहीं बिल्कुल थे, और ये इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा दे रहे थे। पूरी तरह से इनका था कि वेस्टर्न एजुकेशन को कैसे हम प्रमोट करें इंडिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर धुबरी और फुलबारी के बीच प्रस्तावित पुल से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ सीधे जुड़ जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये है असम, एक असम के साथ कौन सा जुड़ेगा, तो उसका आंसर है मेघालय। असम और मेघालय के बीच में बन रहा है धुबरी और फुलबारी में ब्रिज बन रहा है। ये ब्रिज होगा 19 किलोमीटर का टोटल ब्रिज होगा, जो कि अभी ब्रह्मपुत्रा जब फ्लड सीजन में होती है तब हमको उस इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 205 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करना पड़ता है, तो ये सफ़र काफ़ी कम हो जाएगा। और ये जो पुल होगा ये इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा, जो कि 19 किलोमीटर का है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बन रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पे टोटल 6 ब्रिजेज का प्रपोजल है, जिसमें से कि ये एक ब्रिज होगा। और अभी क्या है कि अभी इस पर कोई ब्रिज नहीं है, तो यहाँ के लोग फुल्ली डिपेंडेंट है कि वो फेरी सर्विसेज के थ्रू इस पार से उस पार आ जा सकते हैं, बट ये ब्रिज बनने से काफ़ी सहूलियत होगी लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रामसर साइट के बारे में है, सही है, इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है। तो भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, हाँ बिल्कुल सही है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूत भूमि संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इस समय भारत में 76 रामसर स्थल हैं। अब ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है 2020 में, ये पेपर आया था, तब तो
इतने थे नहीं। अभी भी टोटल अगर अभी का हम देखें 2023 में, तो अभी 75 रामसर साइट्स हैं हमारे पास। तो 75 अभी हैं, तो 76 ये, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दैट मीन्स कि पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं। तो पहला दूसरा कहाँ है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो रामसर कन्वेंशन हम थोड़ा देख लेते हैं कि रामसर एक प्लेस है ईरान में। यहाँ पे 1971 में एक कन्वेंशन साइन होती है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। और वेटलैंड्स की अगर कैटेगरी देखें हम, तो वेटलैंड्स में हम डेल्टा जो भी है, मरीन्स और कोस्टल एरिया को भी लेते हैं। जो भी रिवर है, जो नदी का स्ट्रेच अगर छोटा है, उसको भी रामसर साइट में आ सकता है। जो पीट लैंड है, ग्राउंड वाटर है, जो पैडी फील्ड्स हैं, वो भी आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSI के उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे फिर से ये देखना है कि नहीं है, हमको पहले यही अंडरलाइन करना है कि ये पूछ क्या रहा है। तो इसका ऑप्शन है उर्वरक, अधिक उपज देने वाली किस्मों और पीड़कनाशियों के उपयोग के लिए सहाय की सब्सिडी प्रदान करना। नहीं, सब्सिडी के लिए तो स्कीम ये है ही नहीं, तो ये तो पहले ही ये रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब यही ये नहीं है। ज़मीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, हाँ ये तो बिल्कुल है, ये इसका है। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, हाँ ये भी है। खेतों में जल उपयोग क्षमता में सुधार लाना, बिल्कुल सही। तो ये इसका राइट आंसर, ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। सब्सिडी प्रदान करना इसका ऑप्शन इसमें नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यहाँ पे ये था कि हर खेत को पानी, और इनका एक और मोटो था कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब यहाँ पे जो वाटर का जो वेस्टेज है उसको कम करना था। और ये स्टार्ट किया गया था जुलाई 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रक्रमण जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया था। तो ये एशिया का पहला है, तो मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहले स्थापित किया गया था कांडला में। अहमदाबाद ये लैंडलॉक्ड है, मतलब पूरा यहाँ पे तो कोस्टल एरिया है नहीं, तो ये वैसे ही नहीं हो सकता। जयपुर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बीच में। मुंबई में JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है, तो ये पहले से था। कांडला 1965 में, ये जो है गल्फ ऑफ कच्छ में है। ये गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है। पार्टीशन के बाद कराची पोर्ट हमारे पास से चला जाता है, तो उस पूरे रीजन की ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी। तो उस ट्रेड को बैलेंस करने के लिए वहाँ के रीजन को, पूरा जोधपुर जो रीजन था, उसको एक नया पोर्ट चाहिए था ट्रेड करने के लिए, तो उसके लिए ये पोर्ट मेनली डेवलप किया गया था। तो ये आंसर इसका हो जाएगा कांडला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की सुलक्षण प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब ठीक है, एलपीजी के लिए पूछ रहा है, तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, सहज, पहल, उदय और उड़ान। चारों को हम एक एक देखेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं कि ये स्कीम, इसका आंसर राइट आंसर ए होगा। सहज स्कीम जो है ये स्टार्ट की गई थी पहले 12 सिटी के लिए, ये 12 सिटी होगा, 12 सिटी के लिए स्टार्ट की गई थी। 2015 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, और ये स्कीम स्टार्ट की गई थी ऑनलाइन न्यू एलपीजी कनेक्शन देने के लिए, कि जो भी नए कनेक्शन हैं वो ऑनलाइन मिल रहे थे, ठीक है। और पहल भी ये एलपीजी के लिए है, बट ये सब्सिडी के लिए है, कि ये सब्सिडी स्कीम जो चल रही थी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ये उसके लिए है, पहल स्कीम है एलपीजी के लिए ही। तो इस बहुत लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक किया था, पहल मार्क इसको टिक करके आए थे, बट कमीशन ने इसका आंसर सहज दिया है। उदय स्कीम देख लेते हैं। तो उदय स्कीम की बात करें तो ये डिस्कॉम्स के लिए है, डिस्कॉम्स के लिए थी ये स्कीम। ये स्कीम भी 2015 में लॉन्च की गई थी। ये की गई थी कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए फॉर ऑल। और उड़ान स्कीम अगर हम देखें तो उड़ान स्कीम 2016 में लॉन्च की गई। इसका फुल फॉर्म
उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। और ये चलाई गई है 10 ईयर पीरियड के लिए। अभी क्या हुआ कि 2020 में कृषि उड़ान स्टार्ट की गई, कृषि उड़ान स्टार्ट की जाती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेष परीक्षण यानी ट्रायल बैलेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ट्रायल बैलेंस की बात करें तो यह देखते हैं, यह किसी इकाई के भिन्न भिन्न लेखाओं से संबंधित, वही है भिन्न भिन्न लेखाओं यहाँ पे है, ठीक है। यह किसी इकाई के देनदारों के शेषों से, यह किसी इकाई के देनदारों और लेनदारों के शेषों से संबंधित विवरण है। यह किसी विशेष तारीख को किसी इकाई के विविध खाता बही शेषों से संबंधित विवरण है। तो कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो यह किसी विशेष तारीख, एक पर्टिकुलर पीरियड को ये मेंशन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी कंपनी के, उनको एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे जज कर, पॉइंट ऑफ टाइम पे देखता है पूरा कि कितना इनकम हुई, कितना एक्सपेंडिचर है हमारा। और ये इम्पॉर्टेंट होता है क्यों, केस ऑफ एडजस्टमेंट के लिए, एडजस्टमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी, ठीक है। अब यहाँ पे मशीनरी के संस्थापन के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए किस खाते में डाली जाती है, ठीक है। तो अब मशीनरी का संस्थापन है तो मतलब मशीनरी के इंस्टॉलेशन में जो खर्चा आ रहा है वो किस में जाएगा, तो मजदूरी लेखा में जाएगा, मशीनरी लेखा में जाएगा, संस्थापन में जाएगा या लाभ हानि लेखा में जाएगा। तो ये मशीनरी का संस्थापन है तो फाइनली तो ये मजदूरी में जाएगा नहीं, हालांकि मजदूर इंस्टॉल करेंगे इसको, बट ये जाएगा किस में, मशीन का काम हो रहा है, तो ये पूरा मशीनरी लेखा में ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालू देयताएं कब देय होती हैं, ठीक है। तो अब चालू देयताएं दैट मीन्स कि करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है, करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है ये। तो चालू देयताएं करंट की बात है, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के बाद किंतु 5 वर्ष, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, 5 वर्षों के भीतर किसी आकस्मिकता के अधीन। तो जब भी करंट की हम बात करेंगे तो ये हमेशा 1 वर्ष के भीतर की बात करता है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसी के अंदर में देनी होती है चालू देयताएं या फिर करंट लायबिलिटी जो भी होती है, यूजुअली लेस देन 12 मंथ, वही 1 ईयर हो गया। और ये चालू देयताएं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी फॉर्म के लिए ये मैंडेटरी होता है कि इसको करना ही करना पड़ेगा, इसको ऑडिट आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या शेष परीक्षण यानी ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा पक्ष डेबिट और क्रेडिट साइड योग समान होता है। तो अब इसमें है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट और डेबिट समान। अब इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप लोग हिट कर सकते थे। ट्रायल बैलेंस पहले तो देख लेते हैं, टू चेक, ये चेक करने के लिए होता है। डेबिट बैलेंस, इसमें क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इक्वल होगा, ऐसा भी ये भी हो सकता है इक्वल ना हो ये। तो इसका आंसर देखते हैं, नहीं, कभी कभी उसके भिन्न होने का पर्याप्त कारण होता है। हाँ, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब समान होता है, नहीं। हाँ, इसमें भी हाँ है, मतलब ये भी नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वह तुलना बैलेंस शीट नहीं है, नहीं भाई, बैलेंस शीट ही होती है ये। कभी कभी उनके भिन्न होने का पर्याप्त कारण होता है, यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम बही कौन सी है जिसमें किसी व्यावसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। प्रथम बही ये पूछ रहा है, प्रथम बही कौन सी है जिसमें व्यावसायिक लेन देन के इकाई लेन देन दर्ज किए जाते हैं। तो इसका आंसर है, इसका देखो पहले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो फाइनल किया जाता है, तो डेली का किया नहीं जाता। रोकड़ बही, खाता बही या रोजनामचा या जर्नल, ठीक है। तो प्रथम बही है, सबसे पहले आएगा तो कहाँ आएगा, डेली का जो है वो इसी में तो डालेंगे हम, जर्नल में या रोजनामचा में, ये हिंदी नाम से ही क्लियर है। इसमें क्या होता है, रोजमर्रा के प्रतिदिन का हिसाब किताब रखा जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।
अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का अब यहाँ पे पूछ रहा है हमें, और यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं करते थे। ठीक है, तो अश्विनी कुमार दत्त यहाँ पे, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, कृष्ण कुमार मित्र एंड लाला लाजपत राय। तो अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और लाला लाजपत राय ये लोग तो थे, बट कृष्ण कुमार मित्र की अगर हम बात करें तो ये नरम दल के थे। जो नरम दल और गरम दल था तो ये इसमें नरम दल के थे, और लाला लाजपत राय, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर एंड अश्विनी कुमार दत्त ये लोग तीनों लोग गरम दल के थे। तो के मित्र के बारे में देखें तो इन्होंने जब बायकॉट के लिए इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था संजीवनी। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, तब इन्होंने उसको कंडेम करने के लिए एक ये न्यूज़पेपर निकाला था, संजीवनी न्यूज़पेपर, और सपोर्ट कर रहे थे पूरी तरह से कृष्ण कुमार मित्र स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त को अगर देखें तो अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का फाउंडर थे। स्वदेश बांधव समिति के फाउंडर थे अश्विनी कुमार दत्त। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर की बात करें तो ये एक मराठी राइटर थे। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी, निबंधमाला। ये मराठी राइटर थे और मराठी में इन्होंने लिखा था निबंधमाला। लाला लाजपत राय की बात करें तो इनको पंजाब केसरी बोला जाता था, पंजाब केसरी। ठीक है, और जब साइमन कमीशन के विरोध में जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लाहौर में लाठीचार्ज में इनको चोट आई, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और ये प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के। स्पेशल सेशन जो हुआ था 1920 में कलकत्ता में, उसके आईएनसी के प्रेसिडेंट भी लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब ये रैयतवाड़ी का पूछ रहा है और कौन सा सही है, इसमें ये पूछा कौन सा सही है। अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और धनी किसानों के हाथों में चली गई थी, जिन्होंने सामान्यतः पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग किया था। बी ऑप्शन है, भूमिहीन श्रमिक भूस्वामी बन गए थे। इससे पट्टेदारों को उच्च मूल्यों पर भूमि पट्टे पर देने की पद्धति पर रोक लग गई थी और जमींदारी पूरी तरह से विनष्ट हो गई थी। तो रैयतवाड़ी पहले देख लेते हैं, रैयतवाड़ी क्या था। ये मद्रास प्रोविंस में मुनरो वहाँ के गवर्नर थे, मुनरो ने लगाया था। ये 1820 में ये स्टार्ट हुआ, और ये टोटल एरिया जो कवर करता था ये 51% एरिया, टोटल एरिया का ये कवर करता था, सबसे बड़ा था। महलवारी और जमींदारी से ये बहुत बड़ा था रैयतवाड़ी एरिया। ठीक है, रेंट इसमें क्या होता था कि डायरेक्ट पे किया जाता था गवर्नमेंट को पीजेंट के द्वारा। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करती थी, रैयत को पट्टा दे देती थी। रैयत बोलते थे जो पीजेंट थे वहाँ पे, उनको रैयत बोलते थे। ठीक है, और इसका जो एरिया था ये मद्रास प्रोविंस तो था ही, मद्रास था, बॉम्बे था और आसाम का कुछ पार्ट था इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता था, अगर टैक्स पेमेंट अगर आपका फेल हो गया तो आपको तुरंत हटा दिया जाता वहाँ पे। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा साहूकारों ने और व्यापारियों ने उठाया था। तो इसका अधिकांश भूमि, इसका ऑप्शन देखें तो अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और धनी किसानों के हाथों में चली गई थी, जिन्होंने सामान्यतः पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई में सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना की थी। सोशल सर्विसेज लीग अगर हम देखें तो ये मुंबई में नारायण मल्हार जोशी, एनएम जोशी, इन्होंने की थी। ठीक है, ये नारायण मल्हार अगर जोशी की बात करें तो ये एक ट्रेड यूनियन लीडर थे। ठीक है, और फॉलोअर थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के। इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्टार्ट किया था 1920 में विथ लाला लाजपत राय के साथ। ठीक, और सोशल सर्विस लीग 1911 में, कि सोशल सर्विस लीग ये जो बना था ये 1911 में इन्होंने बनाया था। क्यों बनाया था सोशल सर्विस लीग, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये वॉलंटियर्स को प्रिपेयर करते थे रिलीफ वर्क के लिए। जैसे कि कहीं सूखा हो गया, बाढ़ आ गई, कहीं कोई एपिडेमिक्स, जैसे उसमें प्लेग बहुत ज़्यादा फैलता था, तो वहाँ पे लोगों की सर्विस के लिए कि सोशल सर्विसेज लीग इन्होंने बनाया 1911 में। अदर ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले दिया हुआ है,
तो गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाया था। और इन्होंने जो सेल्फ रूल की बात चल रही थी कि सेल्फ रूल इंडिया को खुद मिलना चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी कैंपेन किए। पैन इंडिया इन्होंने अपना मूवमेंट चलाया और सोशल रिफॉर्मर लीडर भी थे और ये मॉडरेट फैक्शन के लीडर थे। इन्होंने एक बड़ा फेमस कोट दिया। उस समय ये घूम रहे थे, पूरे नेशन वाइड टूर कर रहे थे, तो उन्होंने बाद में एक कोट दिया कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है, भारत उसे कल सोचता है। क्योंकि सारे इंटेलेक्चुअल, वो जो भी रेनेसा का जो भी फेज चल रहा था, वो बंगाल से ही सारी चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है। और गांधी जी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें उन्होंने मेंशन किया गोखले को अपना मेंटर और गाइड मेंशन किया था। ठीक है। और ऐसे डांगे का अगर देखें, ऐसे डांगे की बात करें तो ये ट्रेड यूनियन के मेंबर थे। नारायण मल्हार जोशी भी ट्रेड यूनियन के मेंबर थे और ऐसे डांगे भी ट्रेड यूनियन के मेंबर थे। और जो सीपीआई बनी थी, सीपीआई, इसके ये फाउंडिंग मेंबर थे, कि फाउंडिंग मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। ठीक है। पैम्पलेट, इन्होंने एक पैम्पलेट लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गांधी वर्सेस लेनिन। ये लिखी इन्होंने 1921 में, कि गांधी वर्सेस लेनिन एक पैम्पलेट इन्होंने लिखा 1921 में। और ऐसे डांगे की अगर बात करें तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस और मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर और मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में ये इन्वॉल्व थे। एम आर जैकर की अगर बात करें तो मेंबर ऑफ स्वराज्य पार्टी की ये मेंबर थे। ये मेंबर थे हिंदू महासभा के भी, कि हिंदू महासभा के मेंबर थे, स्वराज पार्टी के मेंबर थे, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे पूना यूनिवर्सिटी के एम आर जैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे। अब इन्होंने पूछा है कि कौन नहीं शामिल थे। तो अपरिवर्तनवादी समूह कि जो चेंज नहीं चाहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद एंड मोतीलाल नेहरू। तो प्रो चेंजर और नो चेंजर, जो एक लोग थे जो चेंज चाहते थे, कुछ लोग चेंज नहीं चाहते थे। तो अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे मोतीलाल नेहरू, क्योंकि ये चेंज चाहते थे, ये प्रो चेंजर में थे, और ये नो चेंजर में, ये लोग नो चेंजर में थे। प्रो चेंजर में कौन कौन था अपरिवर्तनवादी समूह में? मोतीलाल नेहरू थे। इसमें अगर देखें तो सी आर दास इनके साथ हमेशा रहे, सी आर दास थे। और एक थे अजमल खान। ये लोग काउंसिल एंट्री के लिए डिमांड कर रहे थे। गया सेशन जो होता है 1922 में, उसमें क्या करते हैं कि ये लोग डिमांड अपनी मतलब पूरी करवाने के लिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस से, और वहीं पे ये लोग बनाते हैं खिलाफत स्वराज पार्टी। खिलाफत स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। जिसके अध्यक्ष बनते हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, उसके एक सेक्रेटरी होते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, इनिशियली तो इसको अलाउ नहीं करते, बाद में वो स्वराजिस्ट के प्रपोजल को मान जाते हैं कि ठीक है, काउंसिल एंट्री के लिए तुम चुनाव लड़ सकते हो, बट एज ए पार्ट ऑफ कांग्रेस में ही रहना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर मोतीलाल नेहरू है। 59, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अब कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए वी अलेक्जेंडर, ये तीनों तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कौन नहीं था? तो वो लॉर्ड वेवेल सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो ये फेब 1946 में अनाउंस करते हैं क्लीमेंट एटली अनाउंस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है 1946 में, लेबर पार्टी चुन के आती है और क्लीमेंट एटली इसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और इसको अनाउंस करते हैं कि हम एक कैबिनेट मिशन भेजेंगे। और ये कैबिनेट मिशन 1946 मार्च में ही आ जाता है दिल्ली में। और ये आता है कि पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैसे करें हम इसको, इसके पॉसिबिलिटीज़ को, सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करने के लिए आता है। और ये रिजेक्ट कर देता है फुल फ्लेज पाकिस्तान की डिमांड को, कि कैबिनेट मिशन बिल्कुल नहीं मानता है कि फुल फ्लेज, ये एक सेंटर, कॉमन सेंटर की बात करता है, जिसमें डिफेंस कम्युनिकेशन ये कॉमन रहेंगे। तो ये कैबिनेट मिशन, इसका आंसर हो गया लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है।
तो ये उस समय काफ़ी न्यूज़ में था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है रविचंद्रन अश्विन। अब हम मूव करते हैं, ये लोकसभा में निम्नलिखित अध्यक्षों में कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे। तो वैसे तो जनरली लोग रिजाइन करते नहीं, बट ये पूछा है कि कौन ऐसा था जिसको अध्यक्ष चुन लिया गया लोकसभा का स्पीकर बन गया जो, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। ये 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, कि 2 बार स्पीकर रहते हैं 2 टाइम्स। एक तो ये रहते हैं 4th लोकसभा के एंड 6th लोकसभा के स्पीकर रहते हैं, और दोनों टाइम ये रिजाइन कर देते हैं। 4th जब स्पीकर रहते हैं ये, तब रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड 6th टाइम जब ये स्पीकर रहते हैं फिर भी ये रिजाइन करते हैं, और 1970 एंड 1977 में ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब हुकुम सिंह का देख, जीवी मावलंकर एंड हुकुम सिंह। ठीक है, तो जीवी मावलंकर की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट स्पीकर होते हैं लोकसभा के। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह की बात करें तो ये भी स्पीकर रहते हैं, ये थर्ड स्पीकर रहते हैं लोकसभा के। पीए संगमा ये भी स्पीकर रहते हैं लोकसभा के, और ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं। जब प्रणब मुखर्जी चुनाव जीते थे उसके अगेंस्ट में, प्रणब मुखर्जी के अगेंस्ट में पीए संगमा ही कैंडिडेट थे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की थी? 2000 से यूनेस्को मना रहा है, 21 फरवरी को होता है। एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले ही दे दी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, और ये स्टार्ट हुआ है 2000 से। तो इसका आइडिया, जो बेसिक आइडिया है वो किस कंट्री ने दिया था? तो इसका राइट आंसर है कि ये बांग्लादेश ने इसका आइडिया प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशन को। और क्यों किया था? क्योंकि लिंग्विस्टिक और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करने के लिए किया था। और 21 फरवरी ही क्यों किया? क्योंकि इस दिन वहाँ के जो, उस समय जब ईस्ट बंगाल पार्ट था पाकिस्तान का, तब वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे कि जो बंगाली लैंग्वेज है, वहाँ पे सब लोग बंगाली बोलते थे। ठीक है, तो वो अपने बंगाली लैंग्वेज को बचाने के लिए वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, तो उसीलिए 21 फरवरी को इन्होंने इस डेट को चुना था। तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर नेगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई हैं। वे निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो ये अफ्रीकन हैं, और ये हैं नाइजीरिया की। ठीक है, और ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। ये अपने कंट्री की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, और ये WTO में 2021 में एज ए प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई। और ये प्रथम महिला महानिदेशक तो हैं, बट ये फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं WTO में चुने जाने पे, फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ेगी? तो अब कालादान प्रोजेक्ट ये पूरा काफ़ी न्यूज़ में था उस समय। तो कालादान प्रोजेक्ट जो है ये जोड़ेगी हमको म्यांमार के साथ। इसको पूरा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और अभी प्रोजेक्ट पे काम चल ही रहा है। तो ये क्या है कि म्यांमार में एक है सित्वे पोर्ट है। सित्वे पोर्ट जो है, कालादान रिवर जो फ्लो करती है, ये कालादान रिवर के माउथ पे है। कालादान एक रिवर है जो कि म्यांमार के यहाँ सित्वे पोर्ट तक आती है, और ये कनेक्ट करेगी हम नॉर्थ ईस्ट रीजन से हमको। और ये ट्रांसपोर्ट जो हम अभी करते हैं चिकन नेक से होके, जो कि नैरो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसके थ्रू हम अभी ट्रांसपोर्ट अपना करते हैं, तो उसको ये काफ़ी ईज प्रोवाइड करेगी। तो इसका राइट आंसर म्यांमार के साथ, ये सेतवे पोर्ट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। उपदान संदान अधिनियम 1972, ठीक है, के अधीन कर्मचारियों की देय उपदान की अधिकतम राशि कितनी है? अब ये बात कर रहा है
कि उपदान संदान अधिनियम 1972, दैट मीन्स कि ये ग्रेच्युटी एक्ट की बात कर रहा है, ग्रेच्युटी एक्ट की बात कर रहा है जो कि 1972 में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको क्या किया कि पहले इसकी लिमिट थी 10 लाख, तो 10 लाख इसकी लिमिट थी, अभी बढ़ा के इसको रेज कर दिया है 20 लाख तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। ग्रेच्युटी एक्ट जो होती है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होती है और बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए होती है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए ये होती है। तो इसका राइट आंसर है 20 लाख। किसी वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने हेतु अनुमत घंटों की अधिकतम संख्या कितनी है? अब ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वयस्क के लिए। ठीक है, सप्ताह में काम करने की मैक्सिमम आवर कितना कर सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने लेबर लॉ से। फिर तो इन्होंने इस समय एक आया था बागान श्रम एक्ट आया है 1951 में, उसमें ये बताया गया कि ये वयस्क के लिए, अगर वयस्क के लिए बात करें तो 48 आवर इसका राइट आंसर होगा। और अगर यही क्वेश्चन फॉर चिल्ड्रन पूछता, अगर चिल्ड्रन के लिए पूछता तो इसको लिमिट किया गया है 27 आवर्स के लिए। ठीक है, और हर वीक, एवरी वीक में एक लीव मिलेगी, कि हर वीक में, हर सप्ताह एक छुट्टी मिलेगी। और एडल्ट अगर है तो 48 घंटे एक वीक काम करेगा, और अगर कोई चिल्ड्रेन है तो 27 आवर्स वो काम करेगा एक वीक में। वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी? ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि इसका ये हर 5 वर्ष में ये होता है कि मैक्सिमम है, जिसमें समुचित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए उसकी समीक्षा होगी। ठीक है, और ये स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर के लिए होगा, फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों के लिए ये होगा। तो ये 5 ईयर में, मैक्सिमम 5 ईयर में करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि कितनी है, अधिकतम पूछा है यहाँ पे, जिससे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है? तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अधिकतम पूछा, अधिकतम राशि कितनी है, तो अधिकतम राशि इसकी लिमिट है, पहले तो हम लिमिट देख लेते हैं। 250 रुपये से लेके 1.5 लाख तक हम जमा कर सकते हैं। तो मिनिमम लिमिट तो ये हो गई हमारी और मैक्सिमम लिमिट ये हो गई, तो यहाँ पे 1.5 लाख यहाँ पे दिया हुआ, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसका ये देखें तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी ये उनके लिए है। और ये लेस देन 10 ईयर, जो भी 10 साल से लेस देन 10 ईयर्स, जो 10 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं, ये उनके लिए है। और ये स्कीम जो थी ये स्टार्ट की गई थी 2015 में, और ये इनके फ्यूचर एजुकेशन के लिए स्टार्ट की गई स्कीम है। और यहाँ पे जो हम पैसे जमा करेंगे ये अधिकतम पूछा है, तो 1.5 लाख अधिकतम हम मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, और जो भी हम जमा करेंगे उस पर हमको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है? अब यहाँ पे दोनों पूछा है, जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है। अटल पेंशन योजना की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे अब दोनों पूछ रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम हमें दोनों, तो 21 से 28 वर्ष नहीं, 18 से 40 वर्ष, 18 से 50 वर्ष और 18 से 60 वर्ष। तो इसका अटल पेंशन योजना में इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि 18 से 40 वर्ष तक के लिए है। ये स्कीम जो आई थी अटल पेंशन योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। इसको रन करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखती है। और ये जो भी आप जमा करेंगे 18 ईयर से 40 ईयर के बीच में, तो आपको आफ्टर 60 ईयर्स आपको पेंशन मिलेगी हर मंथ 1000 to 5000 रुपीज़ तक मिलेगी। वो आपके अमाउंट पे डिपेंड करता है। और अगर डेथ हो जाती है तो आपके बच्चे इस
बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे। सकल लाभ का आशय निम्नलिखित में से कौन सा है? अब सकल लाभ की बात कर रहा है तो कौन सा है ये पूछा है। तो बेचे गए माल की लागत और प्रारंभिक स्टॉक का जोड़ नहीं। विक्रय में से बेचे गए माल की लागत और को घटाने के बाद प्राप्त लाभ। विक्रय में से क्रय को घटाने के बाद प्राप्त लाभ, ये भी नहीं होगा। निवल लाभ में से अवधि के व्यय को घटाने के बाद प्राप्त लाभ, ये भी नहीं होगा। तो विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद प्राप्त लाभ, ये इसका राइट आंसर है। तो सकल लाभ अगर हम सीधा देखें तो सकल लाभ की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है हमारा, विक्रय माइनस जो भी क्रय करेंगे, जो भी हम सामान बेचेंगे, प्लस प्रत्यक्ष आजकल कर जो लगता है, डायरेक्ट टैक्स लगता है, उसको क्रय को और प्रत्यक्ष कर को जोड़ के उसमें से विक्रय घटा देंगे, वो आएगा। तो जितना भी प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएगा हमारी फाइनल प्रॉफिट है, सब्ट्रैक्टिंग ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो भी फाइनल हमें मिलेगा वही होता है हमारा सकल लाभ। ठीक है, ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह आधारभूत लेखांकन संकल्पना क्या है जो लाभों की किसी प्रत्याशा का नहीं अपितु सभी संभावित हानियों के प्रावधान का समर्थन करती है? आधारभूत लेखांकन संकल्पना क्या है? ठीक है, जो लाभों की किसी प्रत्याशा का नहीं अपितु सभी संभावित हानियों के प्रावधान का समर्थन करती है। तो अगर इसका ऑप्शन हम देखें तो रूढ़िवादिता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संभावित हानियों का ही समर्थन करती है, लाभ का तो बात कर नहीं रही है ये ठीक संभावित जो हानि है बस उसके बारे में बता रही है। तो ये एक इसका आंसर रूढ़िवादिता हो जाएगा। ये क्या बोलती है कि लाभों का लेखा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वह प्राप्त न हो, ये रूढ़िवादिता का विचार है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने एवं उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखा बहियों में प्रकट नहीं की जाती हैं, तब किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सी लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है, अब ये पूछ रहा है ये। तो मिलान, मुद्रा मापन, आगम मान्यता या फिर लागत। अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखा बहियों में प्रकट नहीं की जाती तब किसी इकाई द्वारा, ये जो होता है इसका मुद्रा मापन में किया, संकल्पना जो प्रयोग की जाती है वो मुद्रा मापन होती है। ठीक है, अगर मुद्रा मापन की संकल्पना अगर हम देखें तो किसी इंस्टीट्यूट में सिर्फ उन लेन देन या घटनाओं को लिखा जाएगा रजिस्टर में जिनको वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, जिसकी वैल्यू मतलब फाइनल मनी जिससे आ रहा है, हम उस मनी को उस फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि हम किसी मैनेजर को मान लीजिए अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिसर्चर वर्क कर रहा है, तो वर्क तो कर रहा है, इन फ्यूचर उससे मनी आएगी, बट अभी वो नहीं आ रही है तो उसको इंक्लूड इसमें नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मुद्रा मापन की संलेखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती है? ठीक है, तो व्यापारिक संस्थाएं, कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती है? ठीक है, ऑडिटिंग की यहाँ पे बात है, तो इसको करते हैं हमेशा नॉन ट्रेडिंग जो भी सेंटर्स होते हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, तो नॉन ट्रेडिंग गैर व्यापारिक संस्थाएं, तो इसका ये राइट आंसर होगा। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में ये क्या करते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है अकाउंट का उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, कि जो जितना भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी फॉर्म है, उसका जितना इनफ्लो आ रहा है, जितना आउटफ्लो जा रहा है, जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी है वो ये मैनेज करेंगे। आय और व्यय लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हमें पहले ये देख लेना है ये क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या फिर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है आय और व्यय लेखा के संबंध में? यह वास्तविक लेखा है। आय और व्यय की अगर हम बात करें तो ये वास्तविक लेखा नहीं होता। यह व्यक्तिक लेखा नहीं, ये भी नहीं है। यह अवास्तविक लेखा है। ये जो आय व्यय लेखा होता है ये अवास्तविक होता है, प्रतिनिधि व्यक्तिक नहीं है।
देखो, आय और व्यय खाता जो है लाभ तथा हानि के खाते के समान होता है, ठीक है। जैसे लाभ हानि का खाता होता है वैसे ही आय और व्यय का होता है। तो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन इनको मैनेज करती हैं। जब अभी पहले क्वेश्चन में हमने देखा ना कि नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन, ये गैर व्यापारिक संस्थाएं, तो यही इनको मैनेज करती हैं कि कितना आय और व्यय हो रहा है किसी भी फॉर्म में। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये एक बुक बहुत न्यूज में थी तब। पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट की अगर बात करें तो ये बुक लिखी थी दलाई लामा ने, ठीक है। इस बुक को पेंगुइन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया था। अब दलाई लामा ने लिखे थे तो इन्होंने हाईलाइट किया था जैसे कि हैप्पीनेस जो है, की ऑफ हैप्पीनेस, की हैप्पीनेस प्रसन्नता जो खुशी है वो क्या है। कंपैशन के बारे में बात की थी, करुणा के बारे में बात की थी। इसमें इन्होंने क्या किया कि 130 कोट्स इन्होंने दिए थे कंपैशन पे, काफ़ी अच्छे अच्छे कोट्स थे। और इन्होंने मेंशन किया था कुछ वर्ड्स को, कुछ चीज़ों को काफ़ी हाईलाइट किया, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यू चल रहा है उसको हाईलाइट किया। उसमें पैंडमिक काफ़ी फैल रहा था, पैंडमिक के बारे में भी इन्होंने उसमें मेंशन किया है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी बुक आपने विंग्स ऑफ फायर पढ़ी होगी। रविशंकर ये आर्ट ऑफ लिविंग चलाते हैं। और जगदीश वासुदेव, ये जग्गी वासुदेव या फिर इन्हीं को सदगुरु बोलते हैं, जो कि ईसा फाउंडेशन रन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये पराक्रम दिवस, ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तो पराक्रम दिवस मनाया जाएगा ये 23 जनवरी। और 23 जनवरी को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती थी, तो इस वजह से 23 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को क्या है? 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। और इसको गवर्नमेंट मनाती है इक्वेलिटी डे, या फिर समानता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। 28 मई की बात करें तो इस दिन सावरकर का बर्थडे है। और 25 दिसंबर की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कलाकृति साल्वाटर मुंडी एक प्रतिकृति है जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी, हाल ही में इटली में पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इस चित्रकला को बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? ये एक पेंटिंग है, ठीक है, साल्वाटर मुंडी, ठीक है। इसको बनाई है लियोनार्डो डा विंची ने इसको बनाई है, ठीक है। और इसका रिकॉर्ड है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव रही है अभी तक पब्लिक ऑक्शन में सोल्ड की गई जितनी पेंटिंग है पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव यही साल्वाटर मुंडी पेंटिंग जो है ये सोल्ड की गई है, ठीक है। इन्होंने इनकी एक और लियोनार्डो डा विंची की एक बहुत फेमस पेंटिंग है जिसको आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, मोनालिसा पेंटिंग, ठीक है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। विंसेंट वैन गॉग, अगर ये बात करें तो ये एक डच पेंटर थे, ठीक है। इनकी कुछ पेंटिंग काफ़ी फेमस है, लाइक सनफ्लावर, इन्होंने एक बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई थी। स्टेरी नाइट नाम से एक बड़ी अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई थी। पाब्लो पिकासो का काफ़ी जिक्र आता है हर जगह, जब भी पेंटिंग की बात होती है पिकासो का जिक्र आता है। तो पिकासो एक स्पेनिश पेंटर थे, ठीक है। बॉय विथ ए पाइप इनकी एक पेंटिंग थी, पाइप मतलब सिगार पीते हुए एक लड़के की पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, जो कि बहुत हाई प्राइस पे, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि काफ़ी हाई प्राइस पे ये बिकी थी। और गर्ल बिफोर ए मिरर इनकी एक पेंटिंग थी, ठीक है। और माइकल एंजेलो भी एक इटालियन पेंटर थे और इनकी एक बड़ी फेमस पेंटिंग रही द लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की बात करें, भारत को कौन सा स्थान मिला है? अब ये 2021 का इंडेक्स पूछ रहा है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में उस समय भारत का स्थान जो था 4th था, ठीक है। और अभी यही ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें भी इंडिया की रैंकिंग 4th ही है, सेम रैंकिंग है, ठीक है। सबसे पहले यूएसए है, सेकेंड नंबर पे रसिया है, थर्ड नंबर पे चाइना है, 4th पे इंडिया है एंड 5th पे यूके है। अभी वॉर सिचुएशन में है रसिया, फिर भी अभी 2023 का जब
आया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तब भी रसिया की रैंकिंग सेकेंड ही बनी हुई है और इंडिया कंटिन्यूस अपने फोर्थ पोजीशन को होल्ड कर रहा है। इसमें टोटल 50 इंडिसेस को काउंट करते हैं और तब ये रिपोर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, ये उस समय करंट का न्यूज़ है, महिला एकल खिताब जीता। उन्होंने निम्नलिखित में से किसे फाइनल्स में हराया। अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, तो उस समय इन्होंने जेनिफर ब्रेडी को हराया था, कि इसका राइट आंसर जेनिफर ब्रेडी हो जाएगा। अब ये 79 क्वेश्चन तक आपके हो चुके हैं। अब इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में प्रदीप जी आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।